हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स रीड ऑनलाइन पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पार्ट 2 हम ये प्रीवियस ईयर 2011 का सीडीपी का प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर 2011 का हम सॉल्व कर रहे हैं। 2011 का ये प्रीवियस ईयर जो कि हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हम 15 तक फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग ये वीडियो पार्ट 2 बन रही है और इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से आगे 16 से लेकर 30 तक देखेंगे, जो कि हम अगर पूरे 1 से लेकर 30 तक सॉल्व करते हैं इसमें तो वो पूरे 1 से सवा घंटे की वीडियो बनने वाली थी, बहुत बड़ी होती। इसीलिए हमने इसको 2 पार्ट में बनाया है और पूरे 2011 से लेकर 2020 तक के एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर को हम सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए आप मेरे चैनल पे बने रहें। यहाँ पूरे सीटेट के ऑल सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कराई जाती है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ से आपको नोट्स मिलने वाला है। तो चलिए आज हम शुरू अब इस वीडियो में हम करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 16। जो क्वेश्चन नंबर 16 अभी आपके स्क्रीन पे दिखेगा। 15 तक सॉल्व हो चुका है। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, प्ले लिस्ट में आपको वीडियो होगी, वहाँ आप इसका पार्ट 1 जाकर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 अभी हम देख रहे हैं। यहाँ से टोटल ऑल सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर आपको विथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलने वाला है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स और अपने फ्रेंड्स सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 16 में? 16 में कहा गया है यहाँ कि कीर्तिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि शिक्षकों की मांग क्या है? शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, कोई मांग नहीं होती है। बी में कहा कीर्तिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। यह भी सुटेबल आंसर नहीं हो सकता। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। हाँ बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उसके विचारों को जहाँ भी मान्यता मिलेगी वो उस जगह पे बात करेगी। लेकिन कीर्तिका अपने विद्यालय में काफ़ी बात करती है, तो इसका मतलब है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता दी जा रही है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने विद्यालय में बात करना पसंद करेगी। अपने घर पे बिल्कुल बात करना पसंद नहीं करेगी। चौथा ऑप्शन है विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। ये भी सही नहीं कहा जाएगा कि हर समय खूब बात करने का अवसर देता है, ये बिल्कुल सही नहीं। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अवसर लगा हुआ है तो हम चलो इस 4th ऑप्शन को ही सही मान लें। ये हर जगह पे अवसर लगा हुआ आंसर सुटेबल नहीं होगा। या हर जगह पे लॉन्ग आंसर जो है, जो एक बना हुआ है ट्रेंड है कि सीटेट में जो लंबा आंसर होगा, जो ऑप्शन होगा वही सही आंसर होगा, ऐसा भी हर जगह पे सूटेबल नहीं है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके लिए सूटेबल जो आंसर होगा वो मैं आपको बता दूं, वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। और आप कॉमन सेंस सोचिए ना खुद पे कि जहाँ पे आपका इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, जहाँ पे आपकी बातों को सुनी जाएगी, वहीं तो आप बोलना पसंद करेंगे ना। तो उसी तरह है, कीर्तिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है। तो इसका साफ मतलब जाहिर होता है कि उसका इम्पोर्टेंस विद्यालय में, उसकी बातों का इम्पोर्टेंस विद्यालय में दिया जा रहा है, जिसके कारण वह विद्यालय में बात करना पसंद करती है। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अब हम लोग जब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अच्छा, इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। एक्सप्लेनेशन क्या कहा है? एक्सप्लेनेशन जो सी का है, सी इसका ऑप्शन सी बताया गया। यहाँ का कीर्तिका अक्सर घर में कम बात
तथा विद्यालय में अधिक बात करती है। उसका कारण यह हो सकता है कि घर में उसकी बातों को ज़्यादा मान्यता न मिलती हो, अपेक्षाकृत विद्यालय के, इसलिए वह विद्यालय में ज़्यादा बात करती है, घर में कम। बिल्कुल ऑफ कोर्स यही होता है, ये है कि जहाँ मान्यता, जहाँ इम्पोर्टेंस, जहाँ आपको तरजीह दी जाएगी वहीं कोई भी बात करना पसंद करते हैं, वहीं ज़्यादा वो बोलना पसंद करेंगे। जहाँ उनका इम्पोर्टेंस नहीं होगा वहाँ पे वो नहीं बोलेंगे। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? क्या कहा? गौर से समझने वाली चीज़ है। क्वेश्चन को गौर से समझना है कि क्या कहा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को गौर से समझना है कि क्या कहा जा रहा है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र। तो समझने के लिए राइट ऑप्शन कौन सा होगा? शिक्षा मनोविज्ञान होगा। चलिए इसके लिए इसका एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद क्या कहा सी में कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम तथा प्रभावी बनाने का विज्ञान है। जब तक कि हम बच्चों के परिस्थितियों को नहीं समझेंगे, उसी को कहा शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम तथा प्रभावी बनाने का विज्ञान है। इसमें शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है तथा उसी अनुरूप उससे सुधार करने का प्रयास करता है। जब तक कि हम उसके व्यवहार के बारे में, उसकी परिस्थितियों के बारे में हम अध्ययन नहीं करेंगे, उसके शैक्षणिक क्षमताओं के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे, उसको समझेंगे नहीं, तब तक हम कोई सरल, सुगम और प्रभावी उसको हम बना नहीं मतलब उसको हम समझा नहीं सकते हैं, उसको शिक्षा नहीं दे सकते हैं। इसमें शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है और बिल्कुल ये ज़रूरी है कि उसकी क्या क्षमता है, उसको क्या चाहिए, किस वक्त चाहिए, कैसे चाहिए, कि जो उसको समझ आ जाएगा। तो इसको समझना एक शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 8 में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहा है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। क्या है? सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन कितना ज़रूरी है। पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि वो अलग कर देगी या एक ही दिशा में सोचने के योग्य बनाएगी। बिल्कुल नहीं है। सी में कहा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। बिल्कुल, अभिप्रेरणा जो होगा ना वो रुचि में विकास करती है, रुचि का विकास करती है। डी में कहा, डी में शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैनक बनाती है, मतलब कि उसको उसकी स्मरण शक्ति जो होती है उसको कम कर देती है। ऐसा नहीं है बिल्कुल। मोटिवेशन उसको कम कैसे कर सकती है? उसकी तो रुचि, उसमें इंटरेस्ट बनाएगा, उसमें और एनर्जी आएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको उस काम को करने के वो सोचेगा ना। तो अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, न कि उसको पैना बनाने का काम करेगी। तो इसलिए राइट आंसर आपका जो होगा वो होगा सी होगा। चलिए अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखें। सी में कहा शिक्षण अभिप्रेरणा पढ़ाई लिखाई संबंधी प्रक्रिया में विद्यार्थी की भागीदारी की इच्छा के साथ उत्पन्न होने के लिए प्रेरित करती है। विद्यार्थियों की भागीदारी की इच्छा के साथ उत्पन्न होने के लिए प्रेरित करती है। अतः वही प्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, उसको पैना, उसके स्मरण शक्ति को पैना नहीं बंद करती है। ये बिल्कुल याद रखेंगे। तो ये ऑप्शन आपको चारों पढ़ने के बाद बिल्कुल ऐसा लग जाएगा कि हाँ कौन सा एग्जैक्ट आंसर होनी चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे तो हम आपको विथ ऑप्शन भी एक्सप्लेनेशन के साथ दिखा रहे हैं, उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। तो हमको तो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है और आपको समझाना है, जिससे हम आपको बता रहे हैं। इस तरह से हम आपको इसलिए ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं कि इस तरह से आप देखेंगे, क्वेश्चन चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन को साथ साथ भी आप देखेंगे, तो आपको क्या होगा ना कि इससे प्रैक्टिस ज़्यादा बनेगी, आपको उसके ऊपर सोचने की और समझने की सलाहियत बढ़ जाएगी। फिर आप अलग से उसकी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। किसकी ओर संकेत करती है? डैश। तो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। बिल्कुल, अनुभव पर प्राप्त करते हैं, ये ऑप्शन ही दिखने से लग रहा है कि यही होनी चाहिए, लेकिन मानते तो हैं कि ये सही होगा, लेकिन इसके बाद के भी 3 ऑप्शन को पढ़ेंगे। मूल्यांकन प्रक्रिया, बिल्कुल नहीं। कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। क्या कहा? शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। वो किसकी ओर संकेत करेगी? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, इस ओर संकेत करती है। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए होगा। ठीक है, चलिए अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? ए में कहा शिक्षा क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं की ओर संकेत करती है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब हम 20 में देखेंगे। कहा निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से क्या है? आधारित है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। किस पे आधारित है? शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर आधारित है, या विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर आधारित है, या फिर शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पे शिक्षण पद्धति के सिद्धांत, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। इसलिए राइट आंसर आपका बी होगा। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। किस पे? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। चलिए अब इसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन को आप देख लीजिए एक बार। क्या कहा बी में कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। बिल्कुल, क्योंकि छोटे बच्चों में सीखने, याद रखने और जानकारी का प्रतीक बनाने और समस्याओं को हल करने की क्षमता सामान्य स्तर पर होती है। इसीलिए निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी बातें और अच्छी तरह से, इसीलिए मैं पूरे एक्सप्लेनेशन वाले के साथ आया हूं आपके बीच। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। चलिए अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कहा है एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने का प्रभाव नियम से है, या फिर सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम से, सीखने का तत्परता नियम है, सीखने का सादृश्यता नियम है। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी होगा, डी से संबंधित। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को भी देखिएगा। सीखने का सादृश्यता नियम के अनुसार एक बच्चा किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर उसे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति का स्मरण करता है जिसे वह पहले भी अनुभव कर चुका है। वह उसके साथ वैसे ही प्रतिक्रिया करेगा जैसे कि उसने पहली परिस्थिति एवं समस्या के साथ की थी। नेक्स्ट है 22 में क्या कहा है कि डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। दूसरों के साथ झगड़ना ये क्या प्रतिभाशाली होने का संकेत है क्या? बिल्कुल नहीं। अब हम दूसरों के साथ झगड़ेंगे तो हम समझेंगे प्रतिभाशाली, ये बिल्कुल नहीं हो सकते। अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, है ना, ये सब तो है। जिज्ञासा है, सृजनात्मक विचार है, अभिव्यक्ति में नवीनता है, प्रतिभाशाली होने का संकेत है ये। लेकिन दूसरों के साथ झगड़ना ये संकेत नहीं है। और ख़ास करके आप याद रखेंगे कि जहाँ पे नहीं लगा होगा वहाँ पे आप अलर्ट हो जाएंगे और नहीं वाले ऑप्शन को, जो गलत होगा, उसे सही मानेंगे आप। ये गलत ऑप्शन जो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है, दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। चलिए अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखें। प्रतिभाशाली बालक अपने समवयस्कों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करता है, उनका सहयोग करता है और उनके साथ सामंजस्य स्थापित करता है, न कि दूसरों के साथ क्या करेगा?
झगड़ा करता है। दूसरों के साथ कभी वो झगड़ा नहीं करता है, एक प्रतिभाशाली बालक जो होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। बिल्कुल कराई जानी चाहिए, लेकिन वह कौन सी? विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। बिल्कुल नहीं, ये समावेशी शिक्षा की बात की जा रही है, तो ऐसा हम यहाँ नहीं कह सकते कि विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन तो आपका गलत हो रहा है। विशेष विद्यालयों में बिल्कुल नहीं। आप समावेशी शिक्षा की बात जब हम करते हैं तो हम जहाँ पे सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं वहाँ पे क्यों नहीं? तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत होगा। विशेष विद्यालय में शिक्षकों द्वारा, विशेष विद्यालय में शिक्षकों द्वारा विशेष नहीं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, अन्य सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। इसलिए राइट आंसर आपका डी होगा। इसका एक्सप्लेनेशन को देखिए। कहा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 जो है उसमें समावेशी शिक्षा की संस्तुति की गई है, जिसमें सभी प्रकार के बच्चों सामान्य एवं विशेष को एक ही स्थान पर शिक्षा दी जाती है। इसीलिए जब भी हमें विशेष की बात की जाए कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, तो हमें फौरन ये समझना चारों ऑप्शन में अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही उसको शिक्षा देंगे। उसके लिए कोई विशेष विद्यालय नहीं होगा, उसके लिए कोई विशेष शिक्षकों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। किसके अनुसार? वह रूपरेखा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है 2005 उसके अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग समावेशी शिक्षा की संस्तुति की गई है कि जिसमें सभी प्रकार के बच्चों यानी सामान्य एवं विशेष दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे रखकर, दोनों को एक ही स्कूल में रखकर, एक ही स्थान पर रखकर उसको शिक्षा देनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 24 में क्या कहा है उसको समझिए। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। आकलन समझिएगा, उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बी में कहा शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना। ये तो ठीक लग रहा है। प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, ये भी नहीं होगा। अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, तुलना तो कभी नहीं कर सकते हैं, ये तो सबसे बड़ा दुश्मन है सीटेट का। जिस ऑप्शन में तुलना की बात की जाएगी तो समझिए कि वो ऑप्शन तो हाँ गलत है, ये हो ही नहीं सकता। कंपैरिजन नहीं करनी है। जहाँ तक अगर करनी भी है तो हम बच्चों के पिछले क्या कहते हैं टर्म से उसके रिजल्ट को हम कंपेयर कर सकते, दूसरों बच्चों से कंपेयर नहीं कर सकते। इसकी इजाज़त नहीं देता है, एनसीएफ इसकी इजाज़त नहीं देता है। इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी के आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। वह शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना, उसके अलग अलग तरीकों को प्रयोग में लाना चाहिए। तो राइट आंसर आपका बी होगा। अब देखिए बी में क्या कहा, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शिक्षक और सह-शिक्षक शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। ये आपका। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 में कहा कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? गणितीय विकास है या व्यवहार संबंधी विकास है या पठन विकार है? डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी विकार है ये, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। ये मानसिक विकार नहीं है, ये गणितीय विकास भी नहीं है। गणितीय विकास के लिए डिस्कैलकुलिया आता है, व्यवहार संबंधी विकास भी नहीं है, ये भी गलत है। जहाँ डिस्कैलकुलिया की बात करेंगे वहाँ वो किसके विकार है? वो गणितीय विकार के लिए। चलिए नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखें। डिसलेक्सिया का संबंध पठन विकार से है, जिसमें बच्चा अक्षरों का पहचान नहीं कर पाता है, जिस कारण उसे पाठ्य पुस्तक पढ़ने में समस्या महसूस होती है। 2-3 बार आप एक वीडियो का देख लेंगे, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी।
कि हम 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन को कैसे हम पहचानें। 26 में कहा कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। वो कौन सी भूमिका? अग्रोन्मुखी या सहानुभूतिपूर्ण, नकारात्मक, ये तो गलत है, सहानुभूति भी पूर्ण नहीं, तटस्थ, ये भी गलत है। तो कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए? ए, अग्रोन्मुखी। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए, अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। और इसका एक्सप्लेनेशन को भी देखिए, क्या कहा? बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए तथा उन्हें और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। हाँ, कि और भी आप इससे अच्छा कर सकते हैं, हाँ आप कर सकते हैं, तो उसमें वो हौसला बनेगा, फिर वो आगे मेहनत वो करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत। बिल्कुल, निरंतर विकास होता रहता है, निरंतर विकास होता रहता है, इसलिए इसको हम निरंतरता का सिद्धांत ही कहेंगे। एकीकरण का कहना गलत है, अंतःक्रिया का सिद्धांत नहीं कह सकते, अंतर संबंध का सिद्धांत भी नहीं कह सकते। निरंतरता का सिद्धांत इज अ राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में कहा, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? पैवलॉव ने या वाइगोत्स्की है, जीन पियाजे है, और यह गेस्टाल्टवाद सिद्धांतवादी हैं। कौन, किसने दिया था? सीखने के अंतर्दृष्टि आ गया ना, अंतर्दृष्टि गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी हैं। हम इसका पूरा इसका सिद्धांत हम आपको कराने वाले हैं, 40-50 सिद्धांत है इसका, वो पूरे का पूरा हम आपको करवाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से 4-5 से क्वेश्चन पूछ ही देता है, इसलिए आप मेरे चैनल पे बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। डी में कहा, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को जर्मनी के गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने बढ़ावा दिया। जर्मनी के, याद रखेंगे, जर्मनी के गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 में, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? बिल्कुल, किशोरावस्था में होते हैं। ये तो कॉमन सेंस फौरन ध्यान में आएगा कि सक्रिय सदस्य एक्टिव वो किस में होते हैं? समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य, यानी एक अपने ग्रुप में मतलब एक्टिव हो जाते हैं। वो कौन सा अवस्था होता है? वो कौन सा अवस्था होता है? तो किशोरावस्था। प्रौढ़ावस्था नहीं होगा, बाल्यावस्था भी नहीं कह सकते यहाँ पे, और पूर्व बाल्यावस्था भी नहीं कहेंगे। तो किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, ये जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस CDP 2011 के प्रीवियस ईयर का। ठीक है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा और कोहलबर्ग द्वारा। किसके द्वारा? बच्चों के बौद्धिक विकास, यानी कि बौद्धिक विकास के 4, जहाँ पे 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, हाँ 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से एबव, ऊपर, या 11 से 15 के ऊपर, यह भी कह सकते हैं। तो किसके द्वारा हुआ था? ये पियाजे के द्वारा हुआ था। ठीक है, ये सब गलत माना जाता है, यहाँ पे इनके द्वारा नहीं, 4 बौद्धिक विकास का नहीं किया गया था। अब यहाँ पे जो हमने कहा है देखिए, सी में बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान पियाजे के द्वारा की गई है, और सभी का चारों का नाम बिल्कुल याद रखेंगे। संवेदी गामक काल 0 से 2 वर्ष होता है, पूर्व संक्रिया काल 2 से 7 वर्ष होते हैं, और मूर्त संक्रिया काल 7 से 12 वर्ष होते हैं, औपचारिक संक्रिया काल 12 से 18 वर्ष होते हैं, और इसको 12 से ऊपर भी कहा जाता है, या इसको 12 से किशोरावस्था कहा जाता है ना, ऊपर भी कह सकते हैं। तो ये जो है ना, ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। इसको जितना इम्पोर्टेंट कहिए उतना कम है। ये हर साल इन्हें पूछता ही है आपसे, इसलिए इसको एकदम तो रट ही जाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये आज क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हुआ। 2011 प्रीवियस ईयर का पार्ट 2
हाँ, अगर इसका पार्ट 1 नहीं देखा होगा 1 से 15 क्वेश्चन उसको भी वहाँ देखिए, और इस क्वेश्चन को 16 to 30 को आप 2-3 बार ज़रूर देखिए, आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रीवियस सब्जेक्ट के साथ ही मिलेंगे। पूरे 2011 से हम 2020 तक कराने वाले हैं। ये सब कंप्लीट होने के बाद हम सारे चैप्टर्स का थ्योरी कंटेंट हम डालने वाले हैं। ऐसा कंटेंट हम हैंड रिटन अपने हाथों से नोट्स डालेंगे, बहुत बहुत पावरफुल नोट्स है। आप जो पढ़ते ही एक बार, आपका गारंटी है कि सीटेट एक बार में निकलेगा, कुछ नहीं रखा हुआ है सीटेट में, एक बार में आप क्वालिफाई करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।